बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुनव्वर केमिस्ट के नाम से। हमने 10th क्लास की क्लास रिकॉर्डिंग में 2 लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर लिए थे। आपको रिवर्सिबल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लास्ट टाइम समझा दी थी। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन में फर्क समझा दिया था। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया गया था। अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद इस पर आइएगा। हमने अभी तक 2 लेक्चर जो है अभी तक रिकॉर्ड किए हैं इस चैप्टर के, जो कि आपके पास 10th क्लास का 9th चैप्टर है, यानी पहला चैप्टर है 10th क्लास का। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है। आपके पास ये 2024 के फर्स्ट एनुअल में एज ए लॉन्ग आ चुका है बहुत सारे पंजाब के बोर्ड्स के अंदर, और प्रीवियस बोर्ड्स के अंदर भी ये आता रहा है। इसमें से लाजमन आपको या एक शॉर्ट आता होता है, नहीं तो लॉन्ग तो पक्का ही होता है हर मरतबा तकरीबन। ठीक है, ये बहुत ही कह लो कि इंपॉर्टेंट लॉ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, और ये इवन फर्स्ट ईयर के अंदर भी आता है जाकर 8th चैप्टर के अंदर। ठीक है बेटा जी, तो वहां पर और डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जितनी आपके लेवल में बात हो सकती है वो बात करेंगे। आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, किसके बारे में होता है और वो हमें क्या समझाता है, उस पर बात करेंगे हम। तो इसकी डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूं, डेफिनेशन मैं समझा देता हूं बाद में। वो कहता है जी हमारे पास द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the active masses of reactants. The rate of a chemical reaction is directly proportional। यहां से आपका कह लो कि जो समझने वाली बात होती है वही होती है कि उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है टू द प्रोडक्ट। इसको मल्टीप्लाइकेशन भी कह सकते होते हैं, जरब जिसे कहते हैं। दो चीजों का कह लो कि हासिल जरब, या दोनों को जरब करने के बाद टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट या ऑफ रिएक्टर्स। अच्छा, ये डेफिनेशन आपकी बुक पर भी लिखी होती है कि आपके पास जो रेट होता है या स्पीड होता है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो रेट है ना, ये जो रेट है इसको आप बेटा स्पीड कह सकते हैं। ठीक है, रेट को या स्पीड कह ले आप। ठीक है, जो रेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट है उनके कितने एक्टिव मासेस जो है वो बढ़ते हैं या कम होते हैं। मैं मिसाल देता हूं, फर्ज करें आपके पास है कोई रिएक्टेंट ए, वो कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट बी के अंदर। ये आपके पास एक रिएक्टेंट है और ये आपके पास बेटा क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी में कितनी तेजी के साथ कन्वर्ट होगा ये डिपेंड करता है ए के एक्टिव मास के ऊपर। समझ आया, ए के एक्टिव मास के ऊपर, जिसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है बेटा जी, एक्टिव मास के ऊपर। ये भी मैं आपको समझाता हूं कि एक्टिव मास होता क्या है। ठीक है, एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है, और एक्टिव मास को बेटा आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ऐसे ब्रैकेट से। ठीक है, ये आपको ये जो ब्रैकेट है ये एक्टिव मास के बारे में बताती है। यानी जितना आपका ए का एक्टिव मास ज्यादा होगा उतना बी तेजी के साथ या ज्यादा बनेगा। जितना ए का एक्टिव मास कम होगा उतना ही स्लो या कम स्पीड के साथ बी बनेगा या प्रोडक्ट बनेगा। ये तो हो गया अगर रिएक्टेंट एक है। आपकी बुक वाला तो लिखता है 2 रिएक्टेंट हो या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो। अब उसका सुन लें, देखो अगर आपके पास बेटा रिएक्टेंट है ए, ठीक है, और रिएक्टेंट दूसरा कौन सा बेटा बी, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, बनता है प्रोडक्ट सी या डी। अच्छा, ये लाजमी नहीं होता कि सी डी बने, एक्स वाई बन जाएगा, वाई जी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, वो तो बुक को बिल्कुल फॉलो करने वाली बात होती है ना। यहां पर रिएक्टेंट कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर कुछ भी बन सकता है, ये तो जनरल टर्म है, समझाइए आपको। ये दोनों जब मिलेंगे तो ये बनता है ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट। अब अगर मेरे पास रिएक्शन आगे मूव करता है, एक बात याद रखिएगा, रिएक्शन क्योंकि रिवर्सिबल है लिहाजा ये इधर को भी आएगा और इधर को भी आएगा। ठीक है, अब जब ये मिलेंगे तो आगे जाएगा। उस यहां पर ये कहता है कि ये मेरे पास रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट बी है, इनका जो एक्टिव मास है उसकी जो मल्टीप्लाइकेशन है, इसके एक्टिव मास की जो मल्टीप्लाइकेशन है या जो प्रोडक्ट है उस पे डिपेंड करता है इसके बनने का रेट। समझ आया, दोबारा सुन ले, ये कितनी आसानी से बन जाएंगे प्रोडक्ट, ये डिपेंड करता है कि ए का एक्टिव मास कितना है और बी का एक्टिव मास कितना है। जितना ज्यादा एक्टिव मास होगा उतना आसानी के साथ ये बन जाएगा। समझ आया।
अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये अगर मेरे पास ए की मिकदार और बी की मिकदार मैं दोनों को बढ़ा दूं तो मेरे पास बनने वाला सी और डी, इनकी जो स्पीड है वो इनहेंस कर जाएगी या बढ़ जाएगी। डेफिनेशन पर गौर करो कि जो रेट है या स्पीड है किसी भी रिएक्शन की वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आती है किसके, टू द प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का ज़र्ब ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, ये रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास है उसका जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड करता है रेट या स्पीड को। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और समझाता हूं। अब एक्टिव मास, इसको आप यहां पे लिखा मैंने एक्टिव मास, इसको बेटा आप एक और टर्म के अंदर भी लिख सकते होते हो, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन यानी आप एक्टिव मास कह लो या इसकी मोलर कंसंट्रेशन कह लो, बात एक है। ठीक है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन ए की और बी की जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ये स्पीड अप हो जाएगा। समझ आया यहां तक? अच्छा, एक्टिव मास के बारे में सुन लें। वो लिखता है जनरली, आमतौर पर, अमूमन ऐसा होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता। अब एक्टिव मास को थॉरोली समझना है आप लोगों ने। ठीक है, बुक वाला तो मैंने बता दिया। किसी भी मुल्क की जो फौज होती है, ठीक है, वो बॉर्डर पे जाकर जो है वो सिक्योर करती है अपने मुल्क की जो टेरिटरी होती है, ठीक है, या बॉर्डर होता है या मुल्क की जो हदूद होती है। ठीक है, से एक मुल्क की जो फौज है वो 10 लाख है जी। अब आपसे सवाल मेरा ये है कि क्या 10 लाख की 10 लाख फौज बॉर्डर पर जाकर हिफाजत में लगी होगी या थोड़ी सी फौज जाकर बॉर्डर पर सिक्योर कर रही होगी और थोड़ी बहुत फौज जो है वो इंटरनली भी मामलात में पार्टिसिपेट कर रही होगी। ठीक है, कि आपके पास एक फौज जो कि बाहरी मुल्क में जाकर, सॉरी बाहरी मुल्क नहीं, अपनी बाउंड्री में क्या करती है, वो हिफाजत करती है। अब आपको पता है ना 10 लाख में से 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख फौज है जो कि कह लो कि पार्टिसिपेट कर रही है एक्टिवली। बाकी फौज किधर है? बाकी तो बैठी है, यानी वो बाकी मामला देख रही है, वो एज सच वो काम तो नहीं कर रही जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक फौजी कर रहा है। या अगर जंग लगी हुई है तो जंग के अंदर 10 की 10 लाख थोड़ी फौज जाकर बॉर्डर पे लड़ेगी। कुछ ना कुछ रिजर्व फौज होती है ना, जो इंटरनल मामला जो होते हैं उनको भी देख रही होती है। ऐसे ही होता है ना। एक्टिव मास से मुराद यही होती है कि अगर सारे के सारी फौज आपकी बॉर्डर पे लग जाए, ये सारी की सारी फौज पार्टिसिपेट कर ले 10 की 10 लाख, तो हम क्या बोलेंगे, तमाम जो फौज है या सारी जो फौज है वो एक्टिवली इन एक्शन है। समझ आया? अगर 6 लाख फौज पार्टिसिपेट कर रही है तो मैं ये बोलूंगा 10 लाख में से 6 लाख उसका एक्टिव मास है। अब समझ आया? यानी जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है इन दिस रिएक्शन, वो उसका एक्टिव मास होता है। अगर सारा पार्टिसिपेट करे तो उसका एक्टिव मास सारा आ जाता है, और अगर थोड़ा पार्टिसिपेट करे, जितना पार्टिसिपेट करेगा वो उसका उतना एक्टिव मास होगा। ये बात अपन समझ आना चाह रहा था आपको, और क्लैरिटी लेकर आता हूं। गैस है, अब आपको पता है ना गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। सॉलिड तो पैक होगा, यानी एक कह लेंगे उसकी जैसे ये सॉलिड है, ये एक पैक है जी। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल के क्योंकि दूर दूर होते हैं लिहाजा गैस के मॉलिक्यूल एज ए होल सारे के सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इन दिस रिएक्शन। लेकिन अगर मैं सॉलिड लिखूं यहां पर, अगर मेरे पास रिएक्टेंट सॉलिड आए तो उसमें से क्या सारे के सारे एक ही वक्त में रिएक्ट करेंगे? जवाब आता है नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसके चंद एक सरफेस वाले, देखो ना, अगर मैं कहता हूं इसको गर्म करो, इसको अपने आग में रख दो, तो बताओ जरा मुझे, आग बाहर वाले हिस्से को तो गर्म करेगी, बाहर वाले को कुछ ना कुछ डैमेज करेगी, रिएक्शन करे होगा। अंदर वाला इसका अंदर वाला हिस्सा वो तो वैसे रहेगा, वो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ऐसे क्या इसमें अगर गैस आ जाए तो गैस में अंदर वाला बाहर वाला तो कोई सीन ही नहीं होता। हर मॉलिक्यूल अलग थलग है, हर मॉलिक्यूल अलग अलग है, लिहाजा हर मॉलिक्यूल टेक पार्ट करेगा एज ए रिएक्टेंट। समझ आ रही है? अगर आपके बुक वाले ने बहुत ही बारीक सी एक ना वो कह ले ट्रिक चली है, उसने सारी गैस का इस्तेमाल किया आपके लेवल में ना, सारी गैसेस का यूज किया हुआ है रिएक्शन जो इसके अंदर है। इस लॉ को बयान करने के लिए जितनी एग्जांपल्स है ना उनके नीचे लिखा हो गैस गैस गैस, सॉलिड है ही नहीं। तो इससे मुराद क्या कि जो इसके अंदर होगा वो सारे का सारा एक्टिव मास होगा और वो सारे का सारा उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएगा। मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास तब एक ही चीज के दो नाम होंगे जब मेरे पास यहां पर जो रिएक्टेंट है वो कौन से हो बेटा? गैस हो। याद रखना ये वाली टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लेवल में नहीं बताई जाएगी आपको कि एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन ये दोनों तब सेम होंगे
जब बेटा सिस्टम कौन सा होगा, गैस का, यानी जो रिएक्टेंट है ये भी गैस हो, ये भी गैस हो, ठीक है, बनने वाली तो फिर गैस ही होगी। समझ आ रही बेटा? अगर सॉलिड आ गया तो उसके सरफेस के कुछ मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे फॉर द रिएक्शन, बाकी मॉलिक्यूल बाद में अवेलेबल होंगे। तो जो मॉलिक्यूल अवेलेबल है उनको एक्टिव मास कह देते हैं। यहां पर अब जरा तारीफ को गौर से देखो कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, ठीक है। और जो एक्टिव मासेस इस केस में आपके लेवल में बताए हुए हैं वो सारी गैसेस हैं। इट मींस कि गैस के जितना मर्जी एक्टिव मास हो वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन भी कंसीडर होगा। अगर यहां पर सॉलिड आ गया तो ये दोनों एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन बदल जाएगी, ये याद रखना। ये वाली बात आपको इस लेवल में कोई नहीं बताता, ठीक है। समझ आ रही है? एक मिसाल चले एक और सुन ले जरा, और वो मिसाल कौन सी है? आपके पास है एक अदद, एक ऐसा कोई ना, एक तरह एक टब है, ठीक है, और एक ये टब है आपके पास, कंटेनर कह लो, दो कंटेनर है। अब जरा गौर करना, इस कंटेनर के अंदर भी बेटा अपने वाटर रखा हुआ है, इतना ही वाटर इस कंटेनर के अंदर है, लेकिन कंटेनर का सरफेस एरिया मैंने ज्यादा बना दिया, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, ठीक है, इस कंटेनर में बेटा क्या है? वाटर, इसके अंदर भी बेटा क्या मौजूद है? वाटर, ठीक है। इधर से भी एवेपोरेशन हो रही है, इधर से भी एवेपोरेशन हो रही है, पानी बुखार बन के उड़ रहा है। सवाल सिंपल सा है, बताओ किस में से पानी ज्यादा तेजी के साथ उड़ेगा, कौन जल्दी एवेपोरेट कर जाएगा? जवाब आएगा इसका, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है ना, इसके मॉलिक्यूल ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू द एनवायरमेंट। इसमें गौर करो, इस वाले में, इस वाले में गौर करो, इसमें तो बेटा ऊपर वाला सरफेस एरिया जो है यही मॉलिक्यूल निकलेंगे ना, नीचे वाले जो मॉलिक्यूल यहां पर मौजूद है वो तो अभी जो नीचे ही है वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सो एक्टिव मास से मुराद यहां पर अगर गैस आई तो वो सारी की सारी इन्वॉल्व होगी इन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है, और उसको आप एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन लेंगे। इसका आप यूनिट लिख लें जी, इनका यूनिट क्या होता है बेटा? मोल, ठीक है, पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। एक्चुअली ये जो यूनिट आया है आपके पास ये आता है मोल, ठीक है, और अपान होता है बेटा जी वॉल्यूम। मोल और वॉल्यूम की जो रेशियो है उसका ही आया है, ऐसे ही है ना, ठीक है ना। मोल और वॉल्यूम की जो रेशियो है उसको आप ऊपर लेके नहीं, यहां पर मोल का तो यूनिट मोल ही आएगा, ठीक है। अगर यहां पर ई लिखना तो लिख लें, कोई मसला नहीं है। मोल और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब। ऊपर जाकर ये क्या कर जाएगा? माइनस में। ये था डीएम क्यूब, बटे में था ना, ऊपर जाकर माइनस में चला गया। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन का ये यूनिट आ गया, ये भी लिख लो, ठीक है। मैं आपको अभी तक डेफिनेशन समझा दी है कि अगर एक्टिव मास बढ़ेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स के तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी हिसाब से बढ़ेगा। अगर एक्टिव मास कम होंगे तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हिसाब से कम होगा, उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं यहां तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम इसको बेटा एक छोटी सी डेरिवेशन से समझ लेते हैं, ठीक है, इस जनरल रिएक्शन को। ये जनरल रिएक्शन है जी, ठीक है, आम समझाने के लिए बात को। आपके पास है, फर्ज करें यू हैव अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है आपके पास ए, ठीक है, उसकी, और दूसरा रिएक्टेंट है बेटा आपके पास बी, उसका एक्टिव मास। जबकि आपके पास बेटा जो है ना प्रोडक्ट वो है जी सी और डी, ठीक है। सपोज कर लिया एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके पास रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, ठीक है, और जो बनते हैं प्रोडक्ट वो है सी और डी। उसको आप लिख कैसे सकते हैं कि ए रिएक्टेंट प्लस बी रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्शन क्योंकि रिवर्सिबल है, ठीक है, बनेगा बेटा सी प्रोडक्ट और क्या बना? डी प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अब क्या बताती है डेफिनेशन? ये कहती है कि ये सी है या डी है या प्रोडक्ट है, ये कितनी आसानी से बन जाएंगे, कितनी तेजी से बन जाएंगे, इस रिएक्शन का रेट कितना होगा, वो डिपेंड करता है इन दोनों के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के ऊपर। समझ आया? अब इसको हम लोग इसके एक्टिव मास के टर्म में लिख लेते हैं जी, जो मैंने अभी आपको थ्योरी बताई है। आप लिख सकते हो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
ठीक है, टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए और एटम मास ऑफ ए एंड इनटू द एटम मास ऑफ बी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। दोबारा सुन ले कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि ए की एक्टिव मास कितना है, बी का एक्टिव मास कितना है। देखो ना जो मैंने मिसाल दी थी, अगर 10 लाख फौज है, दूसरे मुल्क की भी 10 लाख फौज ही है फर्ज कर लो, और 5 लाख फौज लड़ती है, तो एक्टिव मास हो गया ना कुछ ना कुछ। अगर 6 लाख लड़े, 8 लाख दोनों तरफ से फौजी पार्टिसिपेट करें, उनका एक्टिव मास उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कब से। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक चीज बढ़ती है दूसरी भी उसी हिसाब से बढ़ती है, अगर ये कम हो रहा है दूसरा भी उसी हिसाब से कम होगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब आगे आ जाओ, इसी तरह अब लिखेंगे बेटा, इसको आगे हम लोग जो है वो खत्म करेंगे प्रोपोर्शनल के साइन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको आप आर एफ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे रखेंगे बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज इक्वल टू के आर विच इज कांस्टेंट। आपको ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा ही होगा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं, दैट इज साइन, ये साइन जब भी खत्म होगा इक्वल का साइन आता है, साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। इस केस में मैंने के आर लिख दिया, क्योंकि सॉरी के एफ लिखूंगा मैं, नॉट के आर, के एफ, ठीक है ना, क्योंकि फॉरवर्ड के लिए, ठीक है, कांस्टेंट फॉरवर्ड के लिए, ठीक है बेटा जी। अब क्या आया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेटा क्या बी। यहां पर कुछ बच्चे गलती पता क्या करते होते हैं, यहां पर ना प्लस का साइन डाल देते हैं, वो इधर से प्लस का साइन लेकर आते हैं, यहां पर डाल देते हैं, वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये तो इन दोनों का प्रोडक्ट है। ये देखो तो लिखा हुआ प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक है, या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब आर एफ इज इक्वल टू के एफ, और ये आपको रिएक्टेड आ गया। इसी तरह बेटा अब लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is directly proportional to the concentration of C and concentration of D। मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन कह लो इसको, या आप इसको क्या कह सकते हो, एटम मास, यानी जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है यू कैन कॉल एज ए मोलर कंसंट्रेशन और एटम मास, दोनों ठीक है, क्योंकि केस कौन सा ले रहा हूं, गैस वाला, ठीक है, बन गया। अब वही वाला रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए बेटा क्या लिखेंगे, आर आर, ये साइन खत्म करेंगे तो आ जाएगा इक्वल का साइन, और प्रोपोर्शनलिटी की बात, इक्वल के साथ हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट विच इज के बाय द वे, ठीक है, और के के साथ बेटा क्या आएगा, आर, रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट, ठीक है, सब के आर। आगे बेटा क्या आ जाएगा, सी, आगे क्या आ जाएगा बेटा, डी, ये आ गया आपके पास, ठीक है। आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मतलब क्या, अगर ये डी यानी सी डी वापस जाना चाहे, वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि सी का एक्टिव मास कितना है, डी का एक्टिव मास कितना है। समझ आया? अगर जब रिवर्स जाएगा ना, ए और बी कन्वर्टेड इनटू सी डी, और वो दोबारा से बैक आएंगे, जो रिवर्स में रिएक्शन चलेगा वो डिपेंड करेगा सी की कंसंट्रेशन मोलर पे, या डी की मोलर कंसंट्रेशन पे, या इन दोनों के एक्टिव मासेस के ऊपर, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही होगा बेटा, आपने पढ़ा भी था पिछले लेक्चर के अंदर कि एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये आपने पहले पढ़ा हुआ बाय द वे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब जरा गौर करें इन दोनों की वैल्यू पर, क्या लिखा मैंने कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब मैंने ये रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए क्या ले बनाई थी टर्म, इसको आप कह लो कि ये जो थी इसे ए है, और ये रिवर्स के लिए बनी थी, इसको कह लें ये बी है, ठीक है बेटा जी। तो अब क्या करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड को इधर लिख दो, रेट ऑफ रिवर्स को इधर लिख दो, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं क्या बेटा जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या बेटा, के एफ इनटू क्या आएगा बेटा जी, इनटू आएगा ए, यानी एक्टिव मास कह लो, ये वाला आ गया रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए। अब जरा गौर करो रिवर्स के लिए ये वाला था क्या बेटा जी, के आर कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का, सी एंड डी, ये आ गया बेटा जी, ठीक है। मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स को बराबर लिखा एट इक्विलिब्रियम,
ठीक है। अब जरा अब आपको इसी की बात होती होगी कि अगर आप इसको करें तो ये इधर का नीचे जरब खा रहा है डिवाइड हो जाएगा, ये जरब खा रही है डिवाइड हो जाएगी। क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे के एफ, ठीक है, विच इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे क्योंकि ये सब स्क्रिप्ट भी होता है, नीचे होता है, ठीक है। के एफ इधर आकर ये नीचे, क्योंकि ये हमारे पास इधर इधर भार नीचे आ जाएगा, के आर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर डिवाइड हो जाएगा सी, यानी ऊपर ये आएगा एक्टिव मासेज ऑफ द प्रोडक्ट, इसके नीचे पड़े क्या आया, एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक समझ आया? मैंने सिंपल ये किया है कि इसको इधर ले आया डिवाइड हो गया, इधर चला गया डिवाइड हो गया, ठीक है बेटा जी। मेरे पास आया के एफ विच इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, के आर विच इज रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब जब दो मेरे पास ये कांस्टेंट आ रहे हैं, इन दोनों के लिए, इन दोनों को डिफाइन करने के लिए मैं पूरे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने बोली है कि फॉरवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट ये, रिवर्स के लिए रेट कांस्टेंट ये, दोनों रेट कांस्टेंट ये आ गए। इस पूरे रिएक्शन के लिए मैं एक रेट कांस्टेंट लिखूंगा, उसको मैं क्या लिखूंगा, उसको बेटा मैं लिखूंगा, वो होगा एक तीसरा कांस्टेंट विच इज इन योर बुक इज के सी। क्या मेरी बात बेटा समझ आई आपको? के सी एज ए होल पूरे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। आप इसको केसी आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, किसी बाकी जो बुक्स होती है किसी पर के लिखा था अकेला, ठीक है ना। यानी ये भी एक कांस्टेंट है फॉरवर्ड रेट के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ये रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट की रेशियो जो है वो आपको पूरे रेट या पूरे रिएक्शन का रेट बताती है, विच इज केसी। ठीक हो गया बेटा जी। अगर आप गौर करें तो ये क्या था आपका बेटा जी, दैट इज योर प्रोडक्ट, और ये बेटा क्या था, दैट इज योर रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब लिख नहीं सकते क्या बोला, Kc is equal to the molar concentration of product, ठीक है। और नीचे लिखेंगे मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्यों बेटा जी, हमारे पास मैंने क्या बोला है, Kc किसके बराबर है, एक्टिव मास और मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और एक्टिव मास और मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये किसके बराबर बेटा जी, Kc, ये Kc के बराबर, ये रेशियो के बराबर है। इस पर फिक्र ना करें, इस वाली बात को मैंने आगे जाकर जब आपने उसकी डायरेक्शन का पता करना है ना, वहां पर ये बात खंगालूंगा कि इससे मुराद क्या होती है, लेकिन वो 2-3 लेक्चर के बाद आएगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लें, Kc इज द रेट कांस्टेंट पूरे रिएक्शन के लिए है, और ये किसके बराबर होता है, टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। समझ आया? मैंने यहां पर जो भी रिएक्टेंट लिए हैं वो मैंने अज्यूम किया कि मैंने गैस में लिए, और गैस में अजम्पशन के बाद फिर मैंने बोला कि जो एक्टिव मास होगा वो सारे के सारा कन्वर्ट हो जाएगा, या उसको आप क्या देंगे, वो आपके पास मोलर कंसंट्रेशन है। उम्मीद है आपको लॉ ऑफ मास एक्शन समझ आया होगा कि इससे मुराद शायर की क्या होती है। इस टॉपिक से मुतल्लिक अगर कोई आपको क्यूरी हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, कोई दर्द हो, तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।